students, my name Ravi Agrawal. Once again I welcome you all on my official YouTube channel Smartly. दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल Smartly पर। जैसा कि आपको बोर्ड पर आज दिख रहा है, हमारा टॉपिक रहेगा IBPS RRB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें, आरआरबी में प्रीलिम में दो ही सब्जेक्ट आते हैं। नंबर फर्स्ट इज क्वांट, सेकंड इज रीजनिंग। क्वांट में ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना चुका हूं। नाउ अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 जिसमें हम 20 क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। क्या क्या सिलेबस आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, 2019 के जो पेपर हैं उसमें आपसे क्या क्या पूछा गया था, वो सारी बात हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस पार्ट 1 को जरूर से देखिएगा। वहां पर आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिप्स जरूर मिलेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम जितने भी रहेंगे उनमें क्या हेल्पफुल जरूर होंगे। नाउ हम बात करते हैं आज पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम डिफरेंट और क्वेश्चंस की बात करेंगे, चाहे वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपका वो स्लॉग से रिलेटेड हो या डिफरेंट इनइक्वालिटी से रिलेटेड हो। कई सारे क्वेश्चंस चाहे वो ब्लड रिलेशन से हो या डायरेक्शन से हो, सीरीज से हो, ये सारे क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के लिए अभी भी नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और इसके बाद एक और बात है, वो क्या है, आप पेन पेपर लेकर जरूर से बैठिएगा, क्योंकि फिर से हम कहीं ना कहीं पेन पेपर का यूज करेंगे। नहीं होगा तो हम कम से कम, यानी हम अवॉइड करेंगे कि पेन पेपर को कम से कम उठाया जाए, बट आप फिर भी लेकर बैठिएगा। और जो भी क्वेश्चंस आपके साथ अपकमिंग रहेंगे आप उनके आंसर्स जल्दी से देते रहिएगा, राइट। बी क्विक। टाइमर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने क्वांट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की बात की, सेम हमने रीजनिंग पार्ट 1 की बात की है। आज पार्ट 2 में हम आने वाले अगले 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आप टाइम के अंदर, है ना, जो भी आपको टाइम गिवन है। और हाँ, मेरा एक और आपसे निवेदन है, जितने भी लोग आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी आंसर्स दे रहे हैं वो जल्दी से दीजिए, आप टाइम के अंदर दीजिए। कई लोग दे रहे हैं, अच्छा कई लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। जो लोग एकदम पार्टिसिपेट नहीं करते ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो और अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके आओ। अगर कुछ डाउट से डिफिकल्टी है तो मैं क्लियर तो करता ही हूं, फिर भी आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स कीजिए। गॉट इट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम रीजनिंग का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ही विल से इज कोडेड एज 139, say to him is coded as 352 and he may do is coded as 879. Then what is the definite code for will? Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स, यहां पर आपका समय खत्म हुआ। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कोडिंग डिकोडिंग से और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है ही विल से को कोड किया है 139, से टू हिम को कोड किया है 352 एंड ही मे डू को कोड किया है 879 और आपसे विल का कोड पूछ रहा है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा भी पढ़ा है, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने नहीं पता कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, तो अगेन डिस्क्रिप्शन में कोडिंग डिकोडिंग के एंटायर सेशन की मैंने आपको लिंक दे रखी है। आप जरूर से जाइएगा, देखिएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। नाउ यहां देखिएगा, अगर ही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ही का कोड 1 होगा। आपको यहां पर कॉमन निकालना है। ही विल से एंड से टू हिम, यानी क्या कॉमन आ रहा है, से एंड से। तो आपका क्या खत्म हो गया, यहाँ पर 3 एंड 3 खत्म हो गया ना। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ही एंड ही कॉमन है। यहां से अगर देखें 9 एंड 9 कॉमन है, तो मेरे पास अगर ही खत्म हुआ और से खत्म हुआ और यहां से 3 एंड 9 खत्म हुआ, तो विल के लिए क्या बचा, 1। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी,
आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कोडिंग डिकोडिंग का, सो यहाँ पर आप आंसर निकाल सकते थे कि विल का जो कोड है वो क्या रहेगा 1। तो यहाँ से आंसर पहले क्वेश्चन का क्या रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, 4 of the following 5 are alike in a certain way as per the English alphabetical order and thus form a group. Which of the following does not belong to the given group? Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स, समय खत्म हुआ यहाँ पर आपका। देखिएगा आपको क्या बोला जा रहा है, आपको 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक ऐसा है जो इस ग्रुप को फॉलो नहीं करता, तो वो क्या आंसर रहेगा वही चेक करते हैं। तो देखिए HIJK PQRS ABCD MNO ऐसे आना चाहिए, राइट, MNOP, गॉट इट, बट वो नहीं आ रहा, यानी ये हमारा क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। अगर आप अगला देखना चाहते तो VWXY यानी 22, 23, 24, 25, अगर आपको कोड याद है तो आप कोड से भी जा सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 ये एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, जबकि जो 4th नंबर का ऑप्शन है वो इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स, गुड, आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स राइट दिए हैं कई लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं दिए उनको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है अभी। नाउ अभी इसके बाद हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 इनइक्वालिटीज के लिए, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर में 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी से पूछे गए थे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से हम सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, P is greater than equal to E, E is greater than equal to Z, break, R is less than equal to E। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट स्टूडेंट्स, समय खत्म हुआ आपका। यहाँ पर देखिएगा क्या आंसर निकल के आता है। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, ये जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, आपको स्टेटमेंट होता है, उसके बाद 2 कंक्लूजन होते हैं। उन कंक्लूजन के जो आंसर्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू, कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी होगा ईदर 1 और 2 इज ट्रू। अगर हम 4th की बात करें तो आपका ऑप्शन रहेगा नीदर 1 नॉर 2 इज ट्रू, एंड अगर हम 5th की बात करें तो आपको बोलेगा बोथ आर ट्रू। यानी आपके 5 ऑप्शंस होते हैं और आपको उन्हीं 5 ऑप्शंस में से आंसर मार्क करना होता है। यहां अगर हम बात करें तो क्या बोला जा रहा है, P is greater than equal to E, E is greater than equal to Z, and ब्रेक किया है R is less than equal to E। और आपको पूछा जा रहा है R is equal to P is right और P is greater than R is right और wrong, यानी ट्रू और फॉल्स। तो जरा चेक कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को 2 तरह से जाते हैं, एक होता है फैमिली ट्री और एक होता है डायरेक्ट। मैं यहाँ पर फैमिली ट्री की बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बात करता हूं। देखिए P एंड R यानी R और P में रिलेशन है, P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, यानी ब्रेक हुआ है। अगर ब्रेक हुआ है तो आप कॉमन एक अल्फाबेट देखिए E जो दोनों में कॉमन है, तो मैं इसे लिख सकता हूं P इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। नाउ यहां से देखेंगे तो E क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है किसके, R के, यानी जो ऊपर मुझे स्टेटमेंट दे रखा है उसको मैं अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन ऐसे क्रिएट कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। होप आपको समझ रहा होगा मैंने क्या किया यहाँ पर। अभी चेक कीजिएगा, बोला जा रहा है R इक्वल टू P, तो देखिए यहां पर R इक्वल टू P है क्या, देखो R इक्वल टू अगर P है तो P इज ऑलवेज इक्वल टू R होगा, बट यहां पर इक्वल का साइन तो है बट ग्रेटर का भी साइन है, यानी ये जो कंसेप्ट है पूरा गलत नहीं है तो फॉल्स है, लेकिन 100% नहीं है, यानी कहीं ना कहीं किसी केस में इक्वल आ रहा है, यानी ये आपकी बात करें तो 50% राइट होगा। और आप याद रखो 50% राइट इज ऑलवेज 100% रॉन्ग होता है। नाउ नेक्स्ट की बात करें, P इज ग्रेटर देन R,
P R से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, बट यहां पर आप देखेंगे तो क्या है, इक्वल भी है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये कौन से केस में अगेन राइट है, 50% राइट है तो 100% आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जब भी 50% राइट एंड 50% राइट निकलता है तो ये केस आपका किस में जाता है, ईदर एंड और में। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर क्या निकल के आएगा, ईदर कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू। सो होप ईदर और का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा होगा। आप जरूर से समझ लीजिएगा कि 50% राइट इज ऑलवेज 100% रॉन्ग। एक और मैं आपको बताता हूं, सपोज यहां पर यही होता और नीचे वाला सेकंड कंक्लूजन नहीं होता तो फर्स्ट वन इज ऑलवेज 100% रॉन्ग होता। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या निकल के आएगा मेरा, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, S इज लेस देन V is greater than A is greater than T is greater than Y। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट स्टूडेंट्स, समय खत्म हुआ। यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, S इज लेस देन V, V इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन T एंड T इज ग्रेटर देन Y। और आपसे पूछा जा रहा है Y इज लेस देन V, तो जरा चेक करते हैं। Y आपका यहां पर है, V आपका यहां पर है, तो देखिए Y जो है ना हर एक केस में V से छोटा है, डेफिनेटली छोटा है, तो यानी मेरा कंक्लूजन नंबर 1 क्या होगा, यहां पर 100% राइट होगा। नाउ चेक कीजिएगा, A इज ग्रेटर देन S, आपका A यहां पर है और S यहां पर है, लेकिन अगर आप मिड में देखेंगे तो टू साइंस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो इस इनइक्वालिटीज का एक और कंसेप्ट होता है, जब टू साइन एक दूसरे को फेस करे, चाहे वो इस डायरेक्शन में करे चाहे वो बैक टू बैक डायरेक्शन में करे, वो आपका कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं हमारा कंक्लूजन नंबर 2 इज टोटली रॉन्ग। सो ऐसे क्वेश्चंस में अगर पेन भी नहीं भी उठाओ, अगर आपको एक कंसेप्ट पता होगा तो आप इजीली टाइम बचा के एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या निकल के आएगा मेरा, कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, K इज लेस देन इक्वल टू Q is less than F is greater than equal to N, break R is greater than equal to F। Your time start now। टाइम आउट स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है हम लोगों को। पहला बोला जा रहा है n इज लेस देन k। अगर हम k की बात यहां करते हैं और n की बात यहां करते हैं और एक ही सेगमेंट में है ये सारे, तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था n और k के मिड में दो साइन एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, यानी आपका कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। नाउ सेकंड की बात करें r, अगर हम r की बात करें वो यहां है एंड Q की बात करें वो यहां है, यानी फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, यानी सेकंड पार्ट में हमारा R है एंड फर्स्ट पार्ट में हमारा Q है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले मिक्स करेंगे। अगर मिक्स करेंगे तो R से रिलेट कौन करता है, F, एंड Q से रिलेट भी F करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q इज लेस देन F, और F की अगर मैं बात करूं तो F इज लेस देन इक्वल टू R। यानी मैंने क्या किया, जो स्टेटमेंट है उसको अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि यहां से आंसर्स देखना इजी हो जाता है। देखो अगर आपको फैमिली ट्री आता था, फैमिली ट्री से जाइएगा। मैं फैमिली ट्री इसलिए नहीं बता रहा, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट भी इजी अप्रोच होती है, वरना फैमिली ट्री तो ऑलवेज एकदम कहते हैं ना एवरग्रीन अप्रोच है आप लोगों के लिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं जल्दी आपके लिए इस चैप्टर के कई सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो R इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, तो देखिए R यहां पर Q से बड़ा है, हाँ जी डेफिनेटली बड़ा है। सो यहां पर समझना इंपॉर्टेंट है ना। आपके भी आंसर्स कहीं ना कहीं मेरे से मिलते जुलते जरूर आ रहे हैं,
बट आप विद इन द टाइम आंसर्स दीजिए। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, E is greater than equal to B, B is equal to J, J is greater than equal to K, K is greater than T. Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स, समय खत्म हुआ। यहाँ पर जरा चेक कीजिएगा, k इज लेस देन इक्वल टू E, E मेरा यहाँ पर है और k मेरा यहाँ पर है। साइन देखिएगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, और यहां से देखेंगे k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू E, यानी कंक्लूजन नंबर 1 मेरा क्या रहेगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं D इज ग्रेटर देन B, तो D की अगर हम बात करें तो यहां पर इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर, यानी कह सकते हैं कि तीनों साइन में जो D है वो B से क्या निकल रहा है, छोटा। और आपको कंक्लूजन में क्या पूछा है, D बड़ा है क्या B से, नहीं, यानी D B से बड़ा नहीं होगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, मेरा कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू। तो यहां पर हमने 4 क्वेश्चंस की बात की है। चारों क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आया होगा। कई लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। आप चेक कीजिएगा कि आप में से कितने लोगों के 4 आंसर्स राइट है। जिनके चारों क्वेश्चंस के आंसर राइट है मुझे जल्दी से बताइएगा, फिर मैं धीरे धीरे, आप रिप्लाई जरूर दीजिएगा, मैं धीरे धीरे फिर आगे और क्वेश्चंस की आपसे बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड मिनट, MINUTE, each of which has as many letters between them in the word as in English alphabet, both forward and backward. Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, बहुत इजी अप्रोच के साथ जाने का। ऑलवेज अप्रोच आपका बहुत स्मार्ट होना चाहिए, राइट। अगर आपका अप्रोच थोड़ा सा भी अगर हिल गया ना तो समझ के चलो कि सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपसे दूर चला जाएगा। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चंस की बात करें, बोला जा रहा है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको चेक करना है, फॉरवर्ड हो या आपका बैकवर्ड हो। तो आप कोड याद रखिएगा, एम का कोड होता है 13, 9, 14, यू की बात करें 21, 20 एंड 5। अगर आप कोड नहीं लिखेंगे तो आप एबीसीडी काउंट करते रहेंगे, वो आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। तो चेक कीजिएगा कि 13 के बाद 14, 15, 16 आगे कुछ नहीं है, चेक नहीं करने का। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 नहीं है, 14, 15, 16 कुछ नहीं है, 21, 20 ये आगे नहीं है, लेकिन ये बैक में आ रहा है, यानी क्या आ रहा है आपका 20, 21, एक पेयर निकला। उसके बाद आप देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, यानी आपका सेकंड पेयर क्या निकला, EI। तो यहां से और कोई पेयर नहीं बन रहा, पहला आपका क्या बन रहा है TU एंड सेकंड क्या बन रहा है आपका EI। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो मेरा क्या निकल के आएगा 2। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 7 क्वेश्चंस की बात कर ली है। होप आपको ये 7 क्वेश्चंस जो मैंने आपको सॉल्व किए हैं वो आपको जरूर से समझ में आएंगे। आप लोगों के भी आंसर्स कहीं ना कहीं मेरे से जरूर मैच हुए होंगे। नाउ अगर हम बात करें आगे आने वाले क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट हम 3 क्वेश्चंस लेते हैं। सिलोजिज्म जो आपका सिलॉक्स चैप्टर है, जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं कि हम यहां पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए लेते हैं सिलॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, ओनली ए फ्यू लैम्प्स आर बोटल्स, नो बोटल इज सिप। कंक्लूजन है सम सिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, एंड कंक्लूजन नंबर 2, all lamps can never be sip. Your time start now.
स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है। ओनली ए फ्यू लैम्प्स आर बोटल्स। ए फ्यू मतलब कुछ, यानी मैं सम मान सकता हूं, यानी मैं बोल सकता हूं कि सम लैम्प आर बोटल। उसने यही तो बोला है मुझे कि ओनली ए फ्यू लैम्प्स, यानी कुछ लैंप क्या है, बोतल है। तो मैंने बोला कि सम लैम्प्स क्या है, मेरे बोटल्स है। और बोला जा रहा है नो बोटल इज सिप, यानी बोतल और सिप का जो रिलेशन है वो बिल्कुल उसने मना किया, यानी कोई भी बोतल आपका क्या नहीं है, सिप नहीं है। अभी यहां से बोला जा रहा है सम सिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स। क्या बोलते हैं, राइट होगा या रॉन्ग होगा? डेफिनेटली रॉन्ग होगा। यहां पर क्यों होगा? उसने बोला है सम सिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स। नहीं, उसका बोतल के साथ सिप का रिलेशन नहीं है, बट सिप का लैंप के साथ हो सकता है, बट उसने नॉट लगाया, इसलिए क्या होगा, यहां पर रॉन्ग होगा। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी सिप, दिस इज द राइट। यानी क्यों राइट है कि सारे लैंप जो है वो सिप नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि कुछ लैंप बोतल है और बोतल का रिलेशन सिप के साथ नहीं है, यानी बोतल और सिप का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें क्या बोला जा रहा है कि सारे लैंप सिप कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए यहां पर मेरा क्या निकलेगा, कंक्लूजन नंबर सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। ओनली ए फ्यू वेल्स आर मेट्स, ऑल प्लोज आर मेट्स। कंक्लूजन है एटलीस्ट सम प्लोज आर वेल्स। सेकेंड कंक्लूजन है ऑल वेल्स कैन नेवर बी प्लो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम आउट स्टूडेंट्स, यहां पर आपका समय खत्म होता है। क्या बोला जा रहा है, ओनली ए फ्यू वेल्स आर मेट्स, यानी मैं बोल सकता हूं कि सम जो वेल्स रहेंगी आपकी वो मैट हो जाएंगी, सम वेल्स मैट हो जाएंगी। नाउ क्यों बोला ओनली ए फ्यू वेल्स, यानी कुछ वेल्स मैट है, तो मैं बोलता हूं सम वेल्स आर मैट। नाउ यहां देखेंगे ऑल प्लोज आर मैट्स, जो भी प्लो है वो क्या है, मैट्स है। तो सारी प्लो, यानी प्लो कहां आएंगी, मैट्स के अंदर आएंगी। नाउ आपको कंक्लूजन क्या बोला है, एटलीस्ट सम प्लो आर वेल्स। एटलीस्ट में आप एटलीस्ट हटा दीजिए, आप चेक कीजिएगा कि सम प्लो आर वेल्स, कुछ प्लो वेल्स है, नहीं है, यानी कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कंक्लूजन नंबर 2 पर चलते हैं। ऑल वेल्स कैन नेवर बी प्लो, सारी जो वेल्स है वो कभी भी प्लो नहीं हो सकती। ये जो वेल्स है सारी वो कभी भी प्लो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं वेल्स को प्लो में कवर करूंगा तो वो मैट को पार कर जाएगा, यानी मैट भी अंदर आएगा। लेकिन मुझे क्या बोला जा रहा है यहां पर कि कुछ वेल्स है वो क्या है, मैट्स है, इसलिए मेरा कंक्लूजन नंबर 2 राइट रहेगा। तो होप आपको ये समझा होगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। सम प्लो आर वेल्स, सम प्लो आर वेल्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी क्या होगा, रॉन्ग होगा। एटलीस्ट में आप एटलीस्ट को हटा दीजिए, होगा ऑलवेज। नाउ ऑल वेल्स कैन नेवर बी प्लो, सारी वेल्स कभी भी प्लो नहीं हो सकती, डेफिनेटली नहीं हो सकती। आप चेक कीजिएगा, अगर आप प्लो के अंदर वेल्स को सेट करेंगे तो आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, कंक्लूजन नंबर सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। ऑल बॉल आर स्टिक्स, नो बॉल इज ए डिश। कंक्लूजन है नो स्टिक इज ए डिश, सम स्टिक्स आर डिश। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम आउट स्टूडेंट्स, समय खत्म हुआ आपका। चेक कीजिएगा, ऑल बॉल आर स्टिक, सारी जो बॉल हैं वो क्या हैं आपकी, स्टिक्स हैं। और बोला जा रहा है नो बॉल इज ए डिश, कोई भी बॉल आपका क्या नहीं है, डिश नहीं, यानी बॉल एंड डिश में कोई भी आपका कनेक्शन नहीं है। नाउ यहां चेक कीजिएगा, नो स्टिक इज ए डिश, कोई भी स्टिक डिश नहीं है। क्या लगता है, गलत। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी बॉल डिश नहीं है,
बट आपको ऐसे बोला है कि आपका कोई भी स्टिक्स वो क्या नहीं है, डिस नहीं है, यानी यहां पर देखने में तो लग रहा है नहीं है, बट अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूं ये हो भी सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि नो स्टिक इज ए डिस, यहां से लग रहा है कि बिल्कुल एकदम राइट है, बट अगर आप दूसरा देखेंगे सम स्टिक्स आर डिस, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि अरे भाई हमने पहले देखा नो स्टिक इज ए डिस, तो यहां पर कोई भी स्टिक डिस नहीं, और यहां बोला जा रहा है सम स्टिक्स आर डिस, तो सम स्टिक्स आर डिस हो सकती है कैसे, ये देखिएगा ये बॉल है, ये स्टिक्स है, और मैं यहां पर आपको डिस कर सकता हूं, यानी यहां पर क्या हो गया, हो गई मेरी क्या हो गई कि कुछ स्टिक्स मेरी क्या हो गई, डिस हो गई यहां पर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी सम और नो का केस आए एंड आपका प्रीडिकेट सेम हो तो ये बेसिकली केसेस कहां जाते हैं, आपके ईदर एंड और में जाते हैं, यानी सम एंड नो के मोस्टली केस आपके ईदर एंड और में जाते हैं। तो जब कब जाते हैं, आपके प्रीडिकेट्स क्या होने चाहिए, दोनों आपके सेम होने चाहिए, तो यहां से आंसर मेरा क्या रहेगा, ईदर एंड और। चलिए स्टूडेंट, यहां तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस की बात की। आगे हम बात करेंगे 3 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए हैं ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन के बारे में आगे 3 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, कैसे आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, वो सारी बातें। अभी क्वेश्चन सीधा आपकी स्क्रीन पर। A is brother of B, C is brother of R, who is married to S, R is the only daughter of B, T is the son of R. Your time start now. टाइम आउट। यहां पर क्या बोला जा रहा है वो समझ लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है A इज ब्रदर ऑफ C, यानी A कौन है, ब्रदर है, यानी हम क्या साइन देंगे, प्लस का, किसका है, B का, ये समझ में आया। नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है C इज द ब्रदर ऑफ R, यहां पर ना तो हमें C का पता है ना हमें R का पता है, तो अभी हम इसे ड्रॉप करेंगे। Who is married to S, यानी जिसने किससे शादी की है, S से, तो ना हमें S के बारे में मालूम है। आगे चलिएगा, R इज द ओनली डॉटर ऑफ V, यानी B की एकमात्र बेटी है, कौन, R कौन हो गई, डॉटर, यानी उसकी सिर्फ एक ही बेटी है। नाउ आगे हम बात करते हैं R से रिलेटेड, हमें और दे रखा है कि C इज द ब्रदर ऑफ R, C कौन है, भाई है, तो प्लस का होगा, राइट, यानी C इज ब्रदर ऑफ R, यहां तक समझा। उसके बाद बोला जाए हु मतलब कौन, R इज मैरिड टू S, R ने किससे शादी की है, S से, तो S क्या होगा, प्लस होगा, यानी मेल होगा। और उसके बाद लास्ट में बोला जा रहा है T इज द ओनली सन ऑफ R, यानी T कौन है, यहां पर सन है, किसका, R का। सो बेसिकली जो ये आपको अभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था उसका ये एग्जैक्ट डायग्राम है। होप आपका सबका ये डायग्राम बना होगा। मुझे बताइए आप में से कितने लोगों का ये डायग्राम बना है, फिर आगे मैं 1 by 1 3 क्वेश्चंस की आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, C इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S, सेकंड है S इज द मदर ऑफ T, थर्ड है T इज द ग्रैंडसन ऑफ B, फोर्थ है A इज द अंकल ऑफ R, एंड फिफ्थ है C इज द मैटरनल अंकल ऑफ T। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
था हमारा? C is brother-in-law of S. C is brother-in-law of S. Definitely this is the right. हमें incorrect find out करना है. सेकंड चलते हैं. S is mother of T. S is mother of T नहीं, S is father of T. तो आपको आगे चेक नहीं करना, हमें यहीं पर इनकरेक्ट पता चल गया. कई स्टूडेंट्स 5 ऑप्शंस देखते हैं, वो आप नहीं देखिएगा, हमें सिर्फ इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. अगर वो चाहे ऑप्शन नंबर ए ही आपका इनकरेक्ट है तो बी सी डी एंड डी आपको नहीं देखना. तो यहां पर मेरा जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी. होप आपका भी ये राइट आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर. हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली इफ बी इज मेल? योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम आउट. यहां पर आपका समय खत्म हुआ. हमें बोला जा रहा है कि इस पूरी फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं. अगर बी भी एक मेल है तो काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5. क्यों? क्योंकि हमने यहां पर मेल को प्लस से एंड फीमेल को माइनस से डिनोट किया है. यहां पर अगर ऑलरेडी देखेंगे तो 1 2 3 4 मेल है. अगर बी भी मेल है तो कितने हो गए? 5. तो यहां से जो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर क्या निकल के आएगा? यहां पर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर. How is S related to B? Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स. यहां देखिएगा पूछा जा रहा है हाउ इज S रिलेटेड टू B, यानी S B से कैसे रिलेटेड होगा. चेक कीजिएगा कि R इज द ओनली डॉटर ऑफ B एंड R इज मैरिड टू S. अगर R ने S से शादी की है और B मदर है R की, तो यहां से S क्या हो गया? उसका सन इन लॉ. राइट. क्यों? क्योंकि ये जो S है वो हस्बैंड है किसका? R का. तो यहां पर क्या बनेगा आंसर? सन इन लॉ. सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या निकल के आया? सन इन लॉ. तो बेसिकली आपको ये 3 क्वेश्चंस जो हमने ब्लड रिलेशन के लिए हैं वो समझ में आया होगा. कैसे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो भी समझ में आया होगा. बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही रहता है कि आप डायग्राम को कितना क्विकली बनाते हैं. अगर आपने डायग्राम को बनाने में ही टाइम लगाया, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बीच का जो लाइन था वहां कोई रिलेशन नहीं दिया, अगर आप उसी में अगर बैठे रहते तो आपको हो सकता है टाइम लग जाए. तो जो नहीं दे रखा उसको थोड़ा स्किप कीजिए और कहां से आपको लिंक दे रखा है वो जोड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो होप आपके भी तीनों आंसर्स राइट आए होंगे. तो चलिए आगे और बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से आपकी स्क्रीन पर. मेघना स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक 7 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, took a left turn, walked 2 meter and reached point C. C then took a right turn and walked 4 meter to reach point D. C then took a right turn, walked 2 meter before taking a final right turn and walked 3 meter before stopping at point B. Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स. क्या बोला जा रहा है चेक करते हैं. मेघना स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 7 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अगर सपोज में मेघना यहाँ है तो वेस्ट में जाएगी कितना? 7 मीटर. और यहां से पॉइंट ए से उसने चलना स्टार्ट किया है एंड टुक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 मीटर. लेफ्ट लेगी तो वो साउथ में जाएगी और कितना जा रही है? 2 मीटर. देन उसके बाद सी टुक राइट टर्न, उसने राइट लिया है. अगेन कहां जाएगी? वेस्ट में कितना? 4 मीटर. उसके बाद अगेन राइट लिया है उसने, राइट लेगी तो कहां जाएगी? वो नॉर्थ में. और कितना? 2. तो ये भी मेरा 2 मीटर रहेगा.
देन अगेन फाइनल राइट लिया है उसने, और कितना गई है वो 3 मीटर। अगर 3 मीटर गई है तो राइट लेगी तो यहां पर बी, क्योंकि अगर ये 4 है तो ये 3 मीटर मेरा छोटा होगा, राइट। तो बेसिकली दिस इज द माय डायग्राम। आप में से कितने लोगों का डायग्राम बना है पहले आप वो चेक कीजिएगा, फिर हम सीधे क्वेश्चंस की बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम आउट स्टूडेंट्स। क्या बोला जा रहा है? पॉइंट ए पॉइंट बी से कितना डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 में, हम इस डायरेक्शन में है बी से ए, तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी होती है? यहां पर ईस्ट होती है। डिस्टेंस की बात करें 7 और ये 3 है, तो ये कितना होगा आपका 1 होगा। तो 7 और 1 8, यानी मैं कह सकता हूं कि जो पॉइंट ए है वो पॉइंट बी से 8 मीटर कहां पर है? ईस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। इफ मेघना वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच पॉइंट ई, which of the following points including E would fall in a straight line? Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स। यहां कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है? अगर पॉइंट ए से मेघना साउथ में जाती है कितना? 2 मीटर, और कौन से पॉइंट पर पहुंचती है? ई पर। तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो इंक्लूडिंग ई एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं? वो कौन से? डी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या निकलेगा मेरा? डी एंड सी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यही है। देखो हम जितनी भी बात कर रहे हैं, आपका अगर डायग्राम राइट है तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिक राइट हो जाएंगे। तो होप आपकी भी ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर राइट आए होंगे। आगे हम बात करते हैं लास्ट 5 क्वेश्चंस की सेशन में, जो लिया गया है आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिया है। क्यों लिया है पहले आप ये समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए पहले, राइट। कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट ऑफ होप क्लियरिटी इज मींस LANAKATA, कॉज ऑफ एंड होम DIRESALA, एंड क्लियरिटी लेफ्ट इन सिटी KANADIZOFI, all home create clarity KAREDAFU, and home inside and city HADIFIRE। देखिए यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको याद है तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बात किया था आप लोगों से। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? कॉमन कोड फाइंड आउट करेंगे। चलिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझ लीजिए। लेफ्ट ऑफ होप क्लियरिटी एंड कॉज ऑफ एंड हाउस, यानी क्या कॉमन आ रहा है आपका? ऑफ कॉमन आ रहा है, यानी मैं ऑफ को क्या कोड दे देता हूं? 1। अगर मैंने ऑफ को 1 कोड दिया है तो आप यहां चेक कीजिएगा कि यहां पर आपका LA कॉमन आ रहा है, यानी LA को मैं 1 कोड दे सकता हूं। यहां पर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कॉमन कोड ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो आप बाहर लिख लीजिएगा कि इस तरह से कि ऑफ का जो कोड है वो क्या है? LA। तो आगे क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए आपको हेल्प रहेगी। नाउ चेक कीजिएगा लेफ्ट होम क्लियरिटी एंड यहां देखेंगे एंड क्लियरिटी लेफ्ट, यानी दोनों ही लेफ्ट भी है और क्लियरिटी भी है। यहां भी हम देखेंगे तो क्लियरिटी भी है लेफ्ट भी है। तो हमें क्लियर नहीं हो रहा तो आगे चेक कीजिएगा ऑल होम क्रिएट क्लियरिटी, यानी यहां पर आपका आ रहा है। तो यहां से देखिएगा कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड अगर हम 4 की बात करें तो क्या कॉमन आ रहा है हमारा? यहां पर KA कॉमन आ रहा है, तो यानी मैं KA को कितना कोड दे सकता हूं? यहां पर 2 कोड दे सकता हूं, यानी 2 नंबर दिया। अभी आप यहां पर लेफ्ट की बात कीजिए। यहां पर लेफ्ट है, यहां भी लेफ्ट है, तो KA यहां भी कॉमन है, तो आप यहां नंबर 2 दे दीजिए। और लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट में आप देखिए NA और TA में क्या कॉमन है? NA, यानी ये मेरा कोड नंबर क्या हो जाएगा? मेरा 3 हो जाएगा। तो आप लेफ्ट पर भी क्या कर दीजिएगा कि यहां पर आप 3 कोड डाल दीजिएगा और क्लियरिटी पे आप 2 नंबर डाल दीजिएगा। ये नंबरिंग करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहां पर होप रह गया, नहीं होप का कोड क्या रहेगा आपका? TA, ये फाइनल है। नेक्स्ट
कॉज एंड होम और एंड, तो यहां पर अगर आप एंड की बात करेंगे तो मैं यहां पर नंबर 4 डालूंगा और यहां भी नंबर 4 डालूंगा, तो यहां पे DIRESA, तो यहां पर क्या कॉमन है मेरा नंबर 4 में DI कॉमन है। नेक्स्ट आगे देखिएगा कॉज होम, तो यहां पर इन सिटी, यहां देखेंगे ऑल होम यानी होम कॉमन है, तो यहां पर होम पे क्या डालूंगा मैं कोड नंबर 5 डालूंगा। एंड RESA में मेरे पास RE कॉमन है, तो मैं यहां पर क्या डालूंगा कोड नंबर 5 डालूंगा। आगे चेक कीजिएगा कॉज का कोड आपका ऐसे रह जाएगा, यहां पर इन सिटी, यहां पर इन सिटी नहीं है तो यहां पर आपका क्या है सिटी, मैं यहां पर आपको 6 नंबर डालूंगा। एंड देन यहां की अगर बात करेंगे आप ZO और FI में से क्या कॉमन है आपका FI कॉमन है, तो यहां पर 6 नंबर कोड डालूंगा। आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। उसके बाद और समझिएगा इनका कोड आपका ZO रह गया। अभी यहां पर देखेंगे ऑल क्रिएट एंड होम इनसाइड एंड, अभी यहां पर आपका कुछ भी कोड नहीं डल रहा, तो बस आपको यही करना है। होप आपने जितने भी मैंने कोड डाले हैं फिर से हम एक बार और देख लेते हैं अच्छे से कि कुछ रह तो नहीं गया। मेरे हिसाब से यहाँ कुछ रहा नहीं है, सारा हो गया। होप का हो गया, कॉज का हो गया, यहाँ पर 1 रह गया। ऑल एंड क्रिएट एंड होम, होम ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, यहाँ पर कितना 5 नंबर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो 5 पे आप देखेंगे RE, तो यहाँ पर आपका होम हो गया 5 नंबर। इनसाइड एंड क्रिएट एंड ऑल, चलो यहाँ पर ये पूरा हो गया। तो मेन कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चंस का कोडिंग डिकोडिंग का यही होता है। बेसिकली लेटेस्ट पैटर्न में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने कैसे कोड किया आपको समझा होगा। अभी हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको नहीं समझा तो इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिएगा या इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स होम in that code language? Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में आपको किसका कोड पूछ रहा है? होम का। अगर आप देखेंगे तो हमने होम को क्या नंबर दिया है 5। ऐसा नहीं, आप किसी भी लाइन से देख सकते हैं, होम को हमने दिया है 5, तो यहां पर मेरा होम का कोड क्या निकल के आएगा RE। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या रहेगा RE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, विच मे बी द पॉसिबल कोड फॉर कॉज ऑफ क्लियरिटी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट्स क्या पूछा जा रहा है? कॉज ऑफ क्लियरिटी। तो देखिएगा यहाँ पर कॉज की हम बात करें तो ये कोड होगा हमारा SAOF। ऑफ की बात करें तो मैंने नंबर 1 दिया है, यानी क्या रहेगा आपका LA। एंड क्लियरिटी की बात करें नंबर 2, यानी क्या रहेगा KA। यानी क्या कोड निकल के आया SALAKA। ये आगे पीछे कैसे भी हो सकता है, KALA SA LA KA ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबल कोड क्या रहेगा हमारा SALAKA, डिपेंड ऑन योर ऑप्शंस। तो होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, इफ सिटी क्रिएट क्लियरिटी मींस FIKADA, देन व्हाट इज द कोड फॉर क्रिएट? योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम आउट स्टूडेंट्स। यहां पर क्या बोला जा रहा है? सिटी क्रिएट क्लियरिटी का कोड है FIKADA, तो क्रिएट का कोड क्या होगा? तो आप चेक कीजिएगा, सिटी का कोड है 6 का मतलब है आपका FI, यानी FI गया आपका। क्रिएट पूछ रहा है तो क्लियरिटी देखिए, क्लियरिटी नंबर 2 पर क्या है आपका KA, तो KA गया, तो यहां पर क्रिएट का कोड क्या बचा DA। इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन आप कोड नंबर कैसे देते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है मेरा क्या DA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, द कोड फॉर ऑल होम क्रिएट क्लियरिटी इनसाइड एंड सिटी इज KADAFUREHADIFI, देन व्हाट वुड बी द कोड फॉर होप क्रिएट क्लियरिटी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप जरा बताइए, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मुझे भी ये भी चेक करना है कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा।
सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर्स आप खुद दीजिएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सीधे आपकी स्क्रीन पर। SAZOHARE is the code for which of following sentence in the given language? Your time start now. टाइम आउट स्टूडेंट्स। यहां पर पूछा जा रहा है SAZOHARE किसके लिए रिप्रेजेंट है, तो चेक करते हैं। ऐसे है हमारा है कॉज, CAUSE। उसके बाद बात करते हैं ZO है हमारा किसके लिए, इनके लिए है। नाउ HA की अगर हम बात करें तो HA किसके लिए है, आपका इनसाइड के लिए है। एंड लास्ट अगर हम बात करें एक और RE की अगर हम बात करें तो RE नंबर 5 यानी RE हमारा किसके लिए है, होम के लिए है। आप अगर कहीं भी और नंबर 5 चेक करेंगे तो आपको होम के लिए ही निकलेगा। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, कॉज इन इनसाइड होम। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने अभी तक पूरे 20 क्वेश्चंस की बात कर ली है पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस की बात कर ली है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर 80 क्वेश्चंस की बात की है। एज माय कमिटमेंट कि मैंने आउट ऑफ 40 मैंने क्वांट में बोला एंड रीजनिंग 40 आउट ऑफ 40 यानी 80 आउट ऑफ 80 के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और भी ऐसे कई सारे सेशंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तब तक आप और प्रैक्टिस करते रहिए। स्टूडेंट्स देखिए, ये लॉकडाउन का टाइम है, कई सारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं, तो आपको अपनी स्टडी को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ये टाइम जो है ना उसको ख़राब नहीं करना। कई लोग ये टाइम सोने में, गेम खेलने में, मस्ती में निकाल देते हैं, वो मत निकालिए। एक बार आपका गवर्नमेंट जॉब लग गया ना, उसके बाद लाइफ का जो देखने का नज़रिया है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो मेक श्योर आप मेहनत करिए, आप मुझे बताते रहिएगा आपको ये सारे सेशंस कैसे लग रहे हैं। मैं जल्दी ही आपके लिए ऐसे और कई सारे सेशंस लेके आऊँगा। एंड करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्किल जो भी रिलेटिव आपके इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये चैनल शेयर कीजिएगा। आज के लिए मैं इतनी ही बातें करूंगा। आप इस सेशन के लिए अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।